नमस्ते। मेरा नाम है वैभव गोसावी और आज हम सीखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इन कुका रोबोट। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो कोई भी रोबोट अगर कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसका लोकेशन क्या है, उसका टीसीपी जो कि टूल सेंटर पॉइंट वो कहाँ पे है। तो इस वजह से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है, रोबोट अगर कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है वो रिपीटिटिव नेचर में होता है। तो रिपीटिटिव जो टास्क है वो परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले रोबोट को टीच करना जरूरी है। जो भी पॉइंट्स है, जो पाथ है, वो हम टीच करते। तो रोबोट को टीच करने के लिए हम मैन्युअली पहले मूव करते। तो रोबोट को जो मैन्युअली मूव किया जाता है उसे हम जॉगिंग कहते। तो हम जॉगिंग दो तरीके से कर सकते। एक तो एक्सिस स्पेसिफिक जॉगिंग होता है या तो फिर कार्टेशियन जॉगिंग होता है। तो एक्सिस स्पेसिफिक मतलब इंडिविजुअल एक्सिस हम मूव कर सकते पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यह फर्स्ट एक्सिस है जो कि A1 है। तो ये प्लस और माइनस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। उसी तरीके से ये सेकंड एक्सिस है जो कि क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा। थर्ड एक्सिस है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। तो हर एक एक्सिस हम क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रोबोट को एक्सिस स्पेसिफिक जॉगिंग के अंदर मूव कर सकते हैं मैन्युअली। सेकंड है कार्टेशियन जॉगिंग। तो कार्टेशियन जॉगिंग के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है Z एक्सिस, यह है Y एक्सिस और ये है X एक्सिस। तो जो भी टूल सेंटर पॉइंट रहेगा जिसे हम टीसीपी बोलते, तो ये टूल सेंटर पॉइंट हम प्लस Y माइनस Y, प्लस Z माइनस Z, प्लस X माइनस X, तो इस तरीके से हम मूव कर सकते। तो इसे हम कार्टेशियन जॉगिंग बोलेंगे। जॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डिफिकल्ट फॉर डिटेलिंग। इसका मतलब क्या होता है ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो समझो, यहाँ पे ये रोबोटिक आर्म है जो कि 3 लिंक से बना हुआ है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3। और हमारे पास यहाँ पे जॉइंट है J1, J2, J3। ठीक है, ये है एंड इफेक्टर। तो हर एक जॉइंट के लिए एंगल रहेगा जो कि लिंक बनाएगी। तो वो है θ1, θ2, θ3। और ये पर्टिकुलर पोजीशन है एंड इफेक्टर का, XY एंड एंगल अल्फा। तो जब मैं ये रोबोटिक आर्म को इंडिविजुअल एक्सिस के अंदर मूव करूंगा, तो ये फर्स्ट लिंक मूव होने के बाद इसके ऊपर डिपेंड है सेकंड लिंक के ऊपर डिपेंड है थर्ड लिंक। तो मैं फर्स्ट लिंक अगर रोटेट करता हूं तो सेकंड लिंक का भी ओरिएंटेशन चेंज होगा, थर्ड का भी होगा। ये डिफिकल्ट होगा मेरे लिए कि ये एंड इफेक्टर ये पर्टिकुलर पोजीशन पे ले जाना। तो इसलिए जॉइंट कोऑर्डिनेट ये रोबोट के लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जो रोबोट को इनपुट देने वाले इन टर्म्स ऑफ करंट, आउटपुट और जनरेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे सर्वो मोटर्स है तो आउटपुट जनरेट करेगा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन डिग्रीज। ओके, तो ये मोटर्स, ये रोबोट के मोटर के लिए इजी है कि जैसे ही जितना इनपुट मिलता है उतने हिसाब से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाओ। मगर यहाँ पे यूजर के लिए ये डिफिकल्ट है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे रोबोट का एंड इफेक्टर लेके जाना। अभी दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम जो टीसीपी है XYZ एक्सिस में मूव करते। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में समझो यूजर ने ये पोजीशन डिफाइन की है और यहाँ पे मुझे एंड इफेक्टर लेके जाना है। तो मुझे अब एंड इफेक्टर का पोजीशन मालूम है और उस हिसाब से मुझे ये जॉइंट्स कैलकुलेट करने, जो भी उसके एक्सिस है उसके एंगल मुझे फाइंड आउट करने, θ1, θ2, θ3। तो इस केस में यूजर के लिए ये पॉइंट डिफाइन करना इजी है, हाँ? मगर उसी केस में रोबोट के लिए ये डिफिकल्ट है जॉइंट कैलकुलेट करना। तो ये जॉइंट कौन कैलकुलेट करा? तो ये रोबोट कैलकुलेट करेगा। तो ये डिफिकल्ट क्यों है? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पर्टिकुलर पोजीशन को
एंड इफेक्टर ले जाने के लिए ये एक पोजीशन है जिसमें फर्स्ट एंगल है θ1, सेकंड θ2, थर्ड θ3। तो ये लिंक्स हम और भी कई तरीके से रीओरिएंट कर सकते थे ये पर्टिकुलर पोजीशन पाने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो एंड इफेक्टर का पोजीशन है ये रीच करने के लिए एक पर्टिकुलर एंगल बनाए गए हैं हर एक लिंक के साथ, जैसे कि θ1, θ2, θ3। इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि ये इसमें देखो अभी लिंक ने ये उसका पोजीशन चेंज किया, तो इसका एंगल θ1 चेंज होगा, θ2 चेंज होगा, θ3 चेंज होगा। इसके अलावा हम इस टाइप में भी ये एंड इफेक्टर यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जा सकते हैं, तो इस केस में भी θ1, θ2, θ3 चेंज होगा। सो देर आर मल्टीपल सॉल्यूशन टू रीच दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये पर्टिकुलर पॉइंट रीच करने के लिए हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन है। तो इस केस में क्या होगा, रोबोट को एक ऑप्टिमम पाथ डिसाइड करना होगा, रोबोट को एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा यहां तक रीच करने के लिए। तो इस वजह से जो भी सॉल्यूशन निकालना है उसके लिए कंप्यूटेशनल एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर मुझे रोबोट वर्ड कोऑर्डिनेट में चलाना है तो टीसीपी के पोजीशन रहेंगी XYZ ABC। तो यहाँ पे XYZ है एक्सिस के अंदर रोबोट के टीसीपी का डिस्टेंस, और ये ABC है उसका ओरिएंटेशन अबाउट X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। तो रोबोट का टीसीपी तो डिफाइन कर दिया हमने वर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर, मगर जो भी एंगल है रोबोट को तो उसे उसके मोटर्स के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कैलकुलेट करना है। तो वो एंगल एक्सिस A1, A2, A3, A4, A5, A6 ये डिग्रीज में कैलकुलेट करेगा और उस हिसाब से फिर वो इनपुट देगा। फॉरवर्ड एंड इनवर्स काइनेमेटिक्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमें जॉइंट कोऑर्डिनेट और राइट साइड में वर्ड कोऑर्डिनेट। तो जॉइंट कोऑर्डिनेट्स में जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, रोबोट जो है वो इंडिविजुअल एक्सिस के अंदर मूव होगा। तो ये पर्टिकुलर एक्सिस जो है वो इंडिविजुअली मूव होने वाले A1, A2, A3, A4, A5, A6। उसी तरीके से वर्ड कोऑर्डिनेट में टीसीपी मूव होगा X एक्सिस के अंदर, Y एक्सिस के अंदर और Z एक्सिस के अंदर। जब हमारे पास इंडिविजुअल एक्सिस का एंगल मालूम है जो कि है A1, A2, A3, A4, A5, A6, तो उस टाइम पे जब हम टीसीपी की पोजीशन निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। तो यहाँ पे हमें A1, A2, A3, A4, A5 और A6 का पोजीशन मालूम है, ये ओरिएंटेशन मालूम है, उस हिसाब से हम XYZ ABC यहाँ पे निकाल सकते हैं। सेकंड केस, जब हम वर्ड कोऑर्डिनेट में रोबोट को चलाते हैं तब हमें टीसीपी जो है उसका पोजीशन डिफाइन करना होता है XYZ के अंदर। तो हम XYZ के अंदर अगर रोबोट को मूव कर रहे तो उस हिसाब से रोबोट को कैलकुलेट करना होता है A1, A2, A3, A4, A5, A6 के एंगल। तो जब टीसीपी मालूम है और एंगल हमें फाइंड आउट करने होते तो उसे हम बोलते हैं इनवर्स काइनेमेटिक्स और रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट सिस्टम इन कुका रोबोट। तो कुका रोबोट के अंदर हम ये 4 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम देख सकते हैं। फर्स्ट वन है रोबोट वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड है रोबोट ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसे हम रॉब रूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी जानते हैं। थर्ड है वर्कपीस और बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड फोर्थ है रोबोट टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे? वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, रॉब रूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये परमानेंटली डिफाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि बेस है, या तो फिर हम उसे रेफरेंस कह सकते हैं फॉर रॉब रूट कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये रेफरेंस की तरह यूज होता है रॉब रूट और बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करने के लिए। सेकंड है रॉब रूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रॉब रूट कोऑर्डिनेट सिस्टम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर हम
ऑफसेट डिफाइन कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो भी रॉब रूट रहेगा वो विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम डिफाइन कर सकते हैं, और ये ऑफसेट रहेगा वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से। थर्ड है बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और बाय डिफॉल्ट ये बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम भी वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से आइडेंटिकल होता है, जैसे कि रॉब रूट है। मगर हम बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, यूजर डिफाइन करके उसे ऑफसेट रख सकते हैं, जैसे कि हम XYZ एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज करके यूजर के अनुसार उसे डिफाइन कर सकते हैं। फोर्थ वन है टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो कि लोकेटेड है टूल सेंटर पॉइंट पे, TCP के ऊपर। तो ये डिफाइन करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू फ्लेंज। इसे हम फ्लेंज कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफसेट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू फ्लेंज कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम देखते हैं कि टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे यूज करना है और बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे यूज करना है। टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं टू रोटेट द टूल अराउंड द TCP और टू मूव इन अ प्रीडिटरमाइंड एंगल अलोंग द पाथ व्हाइल कीपिंग द ओरिएंटेशन कांस्टेंट। तो हमें जब ओरिएंटेशन कांस्टेंट रखना है और TCP को एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड मूव करना है, ऐसी कुछ कंडीशन होगी, तो वहां पे हम टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। अगर हमें फॉर एग्जांपल ग्लूइंग ऑपरेशन करना है, कुछ सीलेंट लगाना है, तो जो भी एडेसिव लगाना है वो अप्लाई करते वक्त जो एंगल रहेगा एज का, तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसी कंडीशन है, उस टाइम पे हम टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब कॉम्प्लेक्स पाथ है, तो उस कॉम्प्लेक्स पाथ के अंदर हम XYZ एक्सिस के अंदर जो वर्ड कोऑर्डिनेट है उसमें मूव नहीं कर सकते, तो कुछ ऑड डायरेक्शन है, इसके अलावा कुछ और डायरेक्शन होगी, तो वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स पाथ के अंदर जाने के लिए हम TCP यूज कर सकते हैं, जो कि टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम से TCP मूव करेंगे। कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टूल को मूव कराना है, तो उस टाइम पे भी हम टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे यूज करना है। तो ये हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज एक पैलेडिज्म बॉक्स है, उसका एक पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया, तो उसे अगर डिफाइन कर दिया, उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके लिए जो भी हमने प्रोग्राम बनाए, तो हर बार वो रिपीटेटिव वही प्रोग्राम रन करेगा। अगर समझो कुछ गलती से पैलेट की पोजीशन चेंज होगी, या तो फिर वो शिफ्ट कर दिए हमने, तो हर बार नया प्रोग्राम बनाना मतलब उसके लिए आपको एफर्ट्स लगेंगे, उतना टाइम लगेगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बेस अगर मैंने डिफाइन कर दिए, जो भी वर्कपीस है उसका बेस अगर डिफाइन कर दिए, तो हर बार आपको टीच करने की जरूरत नहीं। अगर मैंने वो बेस फिर से कैलिब्रेट कर दिया, तो वो सेम प्रोग्राम हम फिर से यूज कर सकते। तो ये हम समझेंगे एक एग्जांपल से। तो यहाँ पे कंसिडर करो कि ये वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये स्क्रीन के बाहर जो आ रहा है वो जेड एक्सिस होगा। तो इस केस में अगर समझो ये पैलेट है, ये अपना वर्कपीस है, ये पैलेट है, तो पैलेट का जो एक्सिस रहेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आइडेंटिकल है टू वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हम जब रोबोट को टीच करेंगे, समझो हमने वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर टीच कर रहे, तब क्या होगा, ये पर्टिकुलर हर एक बॉक्स उठा के बाहर रखते वक्त इसके कोऑर्डिनेट मालूम होना जरूरी है, उसके हिसाब से हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो कुछ गलती से समझो अगर ये पोजीशन चेंज होता है, या तो फिर ये जो पैलेट है ये पोजीशन चेंज होता है, या तो फिर शिफ्ट होता है, तो उस टाइम पे हम अगर वर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर प्रोग्राम बनाए, तो हर एक ये बॉक्स के लिए फिर से प्रोग्राम लिखना होगा, तो ये हमें डिफिकल्ट जा रहा है। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो समझो अगर मैंने ये वर्ड कोऑर्डिनेट के अलावा अगर बेस में इसे डिफाइन किया, तो ये बेस के अंदर अगर डिफाइन किए और ये चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, हमें सिर्फ ये बेस को रिकैलिब्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड कोऑर्डिनेट। तो वर्ड कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड कोऑर्डिनेट अगर इसे हमने रिकैलिब्रेट कर दिए ये बेस को, तो ये हर एक
बॉक्स के लिए अलग से प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं, सेम प्रोग्राम हम फिर से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो यहां तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया, अब हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल कि रोबोट को जॉब कैसे करना है और कौन से मोड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप, तो हम जॉब करने के लिए एक तो हम माउस का यूज कर सकते हैं या तो फिर ये कीज दी हुई है। तो माउस यहाँ पे देखो, तो माउस के अंदर एक्सिस, वर्ड, बेस, टूल ऐसे ऑप्शन दिए गए। ठीक है, अगर माउस से हमें ऑपरेट करना है तो हमें यहां से सिलेक्ट करना होगा। ओके, और अगर हमें कीज से ऑपरेट करना है तो ये यहां से हमें सिलेक्शन करना होगा। ये ग्लोब का सिंबल दिख रहा है, तो यहाँ पे है एक्सिस, वर्ड, बेस और टूल। तो हम पहले एक्सिस देखेंगे। ठीक है, तो एक्सिस सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो ये 6 एक्सिस रोबोट है, इसके लिए यहाँ पे आ रहे हैं A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। तो हम देखेंगे कौन से एक्सिस है। ओके, सो फर्स्ट एक्सिस है दिस वर्टिकल एक्सिस, so it can rotate clockwise, counterclockwise. Okay, then second, ये वाला सेकंड एक्सिस है clockwise, counterclockwise. then ये थर्ड वाला एक्सिस है clockwise, counterclockwise. ये फोर्थ वाला एक्सिस है clockwise, counterclockwise. then fifth axis and this one is the sixth axis. Okay, तो हम लेफ्ट हैंड यूज करेंगे जिससे कि आपको पता चले अगर प्लस बटन दबाए तो वो कौन सा डायरेक्शन में मूव होने वाला है, और माइनस दबाए तो कौन सा डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे हम लेफ्ट हैंड ये यूज करेंगे, यहाँ पे कर्ल जो फिंगर है, फिंगर जिस डायरेक्शन में बंद हो रहे तो वो हमारी प्लस डायरेक्शन रहेगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं प्लस की दबाता हूं A1, दिस इज द A1, फर्स्ट एक्सिस A1, सेकंड एक्सिस A2, थर्ड एक्सिस A3, ये फोर्थ एक्सिस है A4, A5 और ये है A6। ओके, तो अब हम वन बाय वन जो भी एक्सिस है वो रोटेट करके देखेंगे। तो उससे पहले हम डिफाइन करेंगे कौन से डायरेक्शन में मूव होने वाला। तो देखो यहाँ पे, अगर मैं प्लस की दबाता हूं A1 के लिए तो ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट होगा, और माइनस की दबाऊंगा तो ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ये होगा A1 के लिए। बाद में दूसरा है A2, तो A2 में क्या होगा, अगर मैं प्लस की दबाता हूं तो वो इस डायरेक्शन में मूव होगा, माइनस की दबाता हूं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर थर्ड एक्सिस जो यहाँ पे, उसके लिए भी वैसे, प्लस अगर दबाया तो ये सामने आएगा, माइनस दबाया तो ये पीछे जाएगा। ये फोर्थ एक्सिस है, प्लस की अगर दबाई तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, माइनस दबाई तो काउंटर क्लॉकवाइज। देन दिस फिफ्थ एक्सिस, प्लस अगर दबाए तो आगे आएगा और माइनस दबाए तो ये पीछे ऐसे रोटेट होगा। सिक्स्थ एक्सिस अगेन इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज, अगर मैं प्लस दबाता हूं, और मैं अगर माइनस दबाता हूं ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो ये हो गए हमारे एक्सिस मोड के अंदर हम कैसे एक्सिस मूव कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, देखो अभी मैं डेडमैन स्विच दबाता हूं जिससे कि ड्राइव्स एक्टिवेट हो। हाँ, तो ये डेडमैन स्विच है व्हाइट कलर का, ये अगर दबाता हूं तो यहाँ पे देखो जो डिसेबल है A1 A2 ये एक्सिस डिसेबल है, जैसे मैं डेडमैन दबाता हूं ये ग्रीन कलर दिखाई देगा आपको। तो ये क्या देखा, ये ग्रीन कलर आने के बाद ही हम एक्सिस को मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो प्लस की अगर दबाता हूं, ठीक है, प्लस माइनस फॉर A1। अभी A2 के लिए प्लस दबाता हूं तो आगे आएगा, A2 के लिए माइनस अगर दबाएंगे तो पीछे जाएगा। ओके, A3 प्लस माइनस, उसके बाद A4 क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। देन A5 प्लस के लिए नीचे जाएगा, माइनस के लिए ऊपर। ओके, उसके बाद A6 क्लॉकवाइज, A6 माइनस काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये हो गया हमारा कौन सा मोड, तो ये है एक्सिस से लेके एक्सिस में हमने इसे मूव किया है। अभी सेकंड है, यहां पे सेकंड देख सकते हैं आप क्या है, वर्ड।
ठीक है, तो वर्ड जैसे सिलेक्ट करता हूं मैं, तो यहाँ पे A1 A2 3 की जगह क्या आ रहा है, X Y Z A B C। ओके, तो अब Z कोऑर्डिनेट में कैसे मूव होता है, बराबर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे राइट हैंड की ये थंब जो है, थंब मिडल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने हैं हमें। तो ये जो थंब है ये इंडिकेट करता है Z प्लस डायरेक्शन, ये फिंगर इंडिकेट करता है X प्लस डायरेक्शन, और ये फिंगर इंडिकेट करता है Y प्लस डायरेक्शन। ओके, तो ये इंडिकेट करता है Z प्लस, ये करता है इंडिकेट X प्लस, और ये Y प्लस। तो X प्लस अगर मैं Z प्लस दबाऊंगा तो रोबोट ऊपर की तरफ मूव करेगा, Z माइनस दबाऊंगा नीचे की तरफ मूव करेगा, X प्लस दबाऊंगा आगे आएगा, X माइनस दबाऊंगा पीछे जाएगा, Y प्लस अगर दबाए तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, Y माइनस अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी हम ये करके देखेंगे। ओके, तो जैसे मैं Z डायरेक्शन तो बताऊं तो ये एक्टिवेट होते हैं XYZ। ओके, और यहाँ पे ग्लोब का सिंबल आता है, तो वो वर्ड कोऑर्डिनेट हमने समझ लेना है कि वहां पे वर्ड कोऑर्डिनेट हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो अभी मैं X प्लस दबाता हूं, तो देखो X प्लस में हो रोबोट आगे आएगा, X माइनस में पीछे जाएगा। अभी Y प्लस में ये राइट साइड में जाना चाहिए, और Y माइनस के लिए लेफ्ट साइड में। देखो, ठीक। नेक्स्ट वन है Z प्लस। Z प्लस में ऊपर जाना चाहिए, Z माइनस के लिए नीचे जाना चाहिए, Z प्लस Z माइनस। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या दिया है, A B C। ठीक है, तो ये रिलेट करता है Z को, B रिलेट करता है Y, और C रिलेट करता है X। सो दीज आर द रोटेशन अबाउट द एक्सिस। जो भी एक्सिस है XYZ, तो उस एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन है वो दिखाने के लिए हम ABC यूज करते हैं। अगर मैं A सिलेक्ट करता हूं तो Z एक्सिस कौन सा है, वर्टिकल Z एक्सिस है, तो Z एक्सिस के अबाउट वो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर मैंने A प्लस और माइनस लगाया तो देखो अभी A प्लस, ये देखो Z एक्सिस के अराउंड ये रोटेट करेगा। ओके, नेक्स्ट है B किससे रिलेट करता है, Y एक्सिस को। ये है Y एक्सिस, तो Y एक्सिस के अराउंड क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम B दबाएंगे, B प्लस, ये देखो B प्लस B माइनस। और अभी रह गया X एक्सिस, तो X एक्सिस के अराउंड क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, तो हम उसके लिए हम C यूज करेंगे, C प्लस C माइनस। ओके, तो ये हमने अभी वर्ड कोऑर्डिनेट कंप्लीट किए। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा, एक्सिस और वर्ड, ये दो देखे। अभी थर्ड वन ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, बेस। ठीक है, तो बेस में हमें अभी जॉब करना है रोबोट को। तो यहाँ पे फिर से हमें ऑप्शन आ रहा है XYZ ABC। तो यहाँ पे यूजर डिफाइन, मतलब हम बेस जब कैलिब्रेट करेंगे, बेस उससे बताएंगे हम हमारा X एक्सिस कौन सा होना चाहिए, Y एक्सिस कौन सा होना चाहिए, Z एक्सिस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम उसका वो पहले पूछेंगे हमें ओरिजिन बताएंगे, उसके बाद X एक्सिस, ये Y एक्सिस एंड Z एक्सिस बाय डिफॉल्ट लेगा, बराबर। अगर मैंने ये ओरिजिन बताया, ये X एक्सिस का पॉइंट बताया और ये Y, तो Z ऑब्वियसली ऊपर आने वाला है। दूसरे केस में क्या होगा, ये ओरिजिन, ये X एक्सिस, और ये अगर Y एक्सिस बताए, राइट साइड में अगर Y एक्सिस बताए, तो Z कहां पे आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो अभी हमने टीच कैसे किया है बेस को, कि ये ओरिजिन है, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस और Z ऊपर है। तो अभी हम देखते हैं कि जो XYZ प्लस माइनस अगर दबाए तो रोबोट कैसे मूवमेंट करेगा। तो बेस के अंदर हम इसे जॉब कर रहे हैं, तो X अगर दबाया सिंबल, तो X कहां पे, इस साइड, तो X प्लस पीछे जाएगा, X माइनस आगे आ रहा है। ओके, अभी Y प्लस अगर दबाए तो ये इस साइड में जाना चाहिए, सॉरी Y प्लस Y माइनस। अभी Z प्लस और Z माइनस, ये Z माइनस हो गया और ये Z प्लस। ऑप्शन है टूल, ये टूल सिलेक्ट करेंगे।
हाँ, तो यहाँ पे आप स्पैनर का सिंबल देख सकते हैं। तो ये टूल के लिए है। तो फिर से आपको एक्स वाई जेड ए बी सी दिखाई देगा। हाँ? तो टूल में क्या होता है, अभी टूल के अंदर जो एक्स वाई जेड है, तो देखो जो वर्ड कोऑर्डिनेट थे उसके अंदर क्या था कि एक्स इस डायरेक्शन में था, वाई ऊपर की तरफ, और सॉरी एक्स सामने, वाई इस साइड में, और जेड ऊपर की तरफ दिखा है। अभी क्या होगा, ये फ्लेंज के ऊपर रहेगा, जो भी टूल कोऑर्डिनेट है ये फ्लेंज के ऊपर रहेंगे। ठीक है, ये फ्लेंज के ऊपर, ये फ्लेंज है। तो फ्लेंज के ऊपर कोऑर्डिनेट कैसे रहने वाले, ये फ्लेंज है, समझो ये फ्लेंज है। तो फ्लेंज के एक्सिस में से जो जाने वाला है वो रहेगा आपका जेड। उसके बाद ये नीचे जाएगा आपका एक्स, और इस साइड में रहेगा वाई। ठीक है, अभी हम इसे मूव करके देखते हैं टूल के अंदर। हाँ, टूल के अंदर जॉब करना है हमें मैन्युअली। तो जेड अगर दबाया, देखो जेड प्लस, ये ऐसे रहेगा, ये जेड एक्सिस है। हाँ, जेड माइनस पीछे जाना चाहिए। ओके, उसके बाद y प्लस और y माइनस, ये है y प्लस, y प्लस y माइनस, x प्लस और x माइनस, तो x प्लस और ये होगा x माइनस। तो अभी मैं z प्लस, ये टूल के अंदर जाता हूँ। टूल के अंदर अगर मैंने अभी टूल कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कर लिए, तो टूल के अंदर अगर z प्लस दबाता हूँ तो ये देखो, तो ये जो मोशन है ये आपको एक्सिस स्पेसिफिक में नहीं मिलेगी, एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वर्ड कोऑर्डिनेट उसमें भी नहीं मिलेगी। तो जो इंट्रिकेट शेप्स है जहां पे आपको टूल को एक्स वाई जेड में नहीं तो कुछ और डायरेक्शन में मूव कराना है, जैसे कि ये डायरेक्शन देखो, तो ये और डायरेक्शन है, तो ये और डायरेक्शन हम टूल के अंदर विद टीसीपी हम उसे टीच कर सकते हैं। उसी तरीके से ये होगा जेड प्लस, ये है जेड माइनस, उसके बाद y प्लस y माइनस, ये है x प्लस x माइनस। ठीक है, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहां से चलता है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लेंज। तो फ्लेंज के अंदर से z एक्सिस रहेगा, तो उस हिसाब से ये हम टूल कोऑर्डिनेट में मैन्युअल जॉगिंग कर सकते हैं।